एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कौन सी आपकी ऐसी चीजें हैं जो लायबिलिटीज में आती हैं और कौन सी ऐसी हैं जो एसेट्स में आती हैं। दोस्तों, कई बार हम उन चीजों को अपनी एसेट समझ बैठते हैं जो एक्चुअल में हमारे ऊपर लायबिलिटी होती है। तो आज हम ये फंडा आपको क्लियर करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी रहे अपनी फाइनेंशियल जर्नी के अंदर कि आपको लायबिलिटीज को कम करना है और एसेट्स को बढ़ाना है, और वो तभी होगा जब आपको इसके बीच का डिफरेंस पता होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी के ऊपर है, कंप्लीट रोड मैप। तो दोस्तों, क्लियर करिए अपना एसेट लायबिलिटी का फंडा विद मनी फंडाज। अब दोस्तों, रिलेशन जान लेते हैं एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी के बीच में। तो जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, इक्विटी जो फॉर्मूला है, इक्विटी इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। तो जो आपकी एसेट्स होंगी उसमें से जब आप अपनी लायबिलिटीज को माइनस कर दोगे तो आपके पास इक्विटी आ जाएगी जो एक्चुअल में आपकी संपत्ति है। ठीक है, तो अब हमें क्लियर क्या करना है इस वीडियो में कि एसेट क्या है, कितने तरीके की है, लायबिलिटी क्या है, कितने तरीके की है, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहे और हमारे दिमाग में बसा रहे। अब जानते हैं एसेट्स क्या होती हैं। दोस्तों, कोई भी चीज जिसको आप ओन करते हो, ठीक है, जिसके आप मालिक हो और जिसकी कोई इकोनॉमिकल रिप्रेजेंटेशन है और वो आपको फ्यूचर में जाके फायदा देगी, ठीक है, तो उसको एसेट बोला जाता है। अब कितने प्रकार की हैं? टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। अब इनके बारे में भी डिटेल में समझते हैं। अब यहां पर पहले हम टेंजिबल एसेट्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, टेंजिबल एसेट्स ये फिजिकल एसेट्स होते हैं, ठीक है, विद अ डेफिनाइट एंड मेजरेबल वैल्यू, मतलब जो हैं रियलिटी में फिजिकली हैं और जिनको हम मेजर कर सकते हैं, तो ये टेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। इसके एग्जांपल्स जैसे रियल एस्टेट, मान लो आपका कोई फ्लैट है या आपका कोई ऑफिस है या आपका कोई प्लॉट है, ठीक है, तो वो फिजिकल एसेट है और वहां पर उसको मेजर कर सकते हैं, वैल्यू वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, व्हीकल्स, आपके कोई कार है, बाइक है, कुछ और, मशीनरी, आपकी फैक्ट्री है, ठीक है, तो वहां पर आपने कोई मशीन खरीदी है। इक्विपमेंट्स, मान लीजिए आपका कोई क्लिनिक है, वहां पर आपने कोई इक्विपमेंट्स खरीदे हैं, ठीक है, या आपके घर में कोई इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, तो ये सब आएंगे टेंजिबल एसेट्स के अंदर। अब हम इनटेंजिबल की बात करते हैं। ये नॉन फिजिकल एसेट्स होते हैं जिनकी कोई डेफिनाइट फिजिकल फॉर्म नहीं होती, जैसे कि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट। अब एक कंपनी है, ठीक है, उसने कोई पर्टिकुलर, मान लीजिए उसका कोई दवाई है जो उस कंपनी ने बनाई है, ठीक है, वो उसी कंपनी ने इजाद करी है और उसने उसका पेटेंट ले लिया, ठीक है, तो पेटेंट मतलब अब ये कोई फिजिकल थोड़ी ना कोई चीज, ये तो वर्चुअल है जो उसने पेटेंट लिया है। ऐसे ही ट्रेडमार्क, अब एक कंपनी है उसने अपने ब्रांड को ट्रेडमार्क करा लिया, भाई ये सिंबल, ये साइन, ये फलानी चीज कोई यूज नहीं कर सकता, ठीक है, दैट इज ट्रेडमार्क। तो ये भी इंटेंजिबल है। और ये कॉपीराइट, अब आप कहो फिर इनका फायदा क्या है। अब जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं जिनके पास पेटेंट्स होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, जिनकी वैल्यू होती है मार्केट में, वर्चुअल दुनिया में, उनको जब कोई बाय करता है, एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, जैसे एक ब्रांड है, एप्पल का ब्रांड मान लीजिए। अब एप्पल की सेम, एप्पल जैसा मोबाइल, सेम वही फीचर्स, वही लुक, अगर एप्पल का 1 लाख रुपए का है और कोई भी एबीसी कंपनी लगा दी जाए, तो वहां पर क्या वही सेम प्रोडक्ट, उतनी वारंटी गारंटी, वही सेम फीचर्स, क्या उसके लिए आप 1 लाख रुपए दोगे जिसपे एप्पल का लोगो नहीं है? तो ऐसे ही, क्योंकि वो एक ब्रांड है, उसकी भी एक वैल्यू है। तो ये जो ट्रेडमार्क होते हैं, पेटेंट्स होते हैं, इन सब की भी मार्केट में वैल्यू लगाई जाती है, ये भी एसेट्स होती हैं। तो दोस्तों, अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। अब आगे समझते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट है फाइनेंशियल एसेट्स
और करंट एसेट्स। ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स क्या है दोस्तों, ये रिप्रेजेंट करते हैं आपकी ओनरशिप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर या कोई ऐसी चीजें जिनको आप क्लेम कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कैश एंड बैंक डिपॉजिट्स। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, फाइनेंशियल एसेट्स हो गए। ठीक है, मान लो आपके नाम पे बॉन्ड्स हैं, स्टॉक्स ले रखे हैं आपने, ठीक है, आपने कोई भी मतलब यहाँ पर बैंक डिपॉजिट करा रखा है, एफडी करा रखी है, ये सब चीज़ें उसी के अंदर आती हैं। अब करंट एसेट्स में क्या आएगा दोस्तों, ये ना वो एसेट्स होती हैं जो विद इन एन ईयर एक्सपेक्टेड होती हैं कि वो हमारे पास कैश के फॉर्म में किसी एसेट के फॉर्म में आ जाएंगी। जैसे मान लो मेरा कोई बिजनेस है, मेरी 15 लोगों से डील चल रही है, बट वहाँ पर मेरे को ये पता है कि ये जो 5 हैं इनमें से मिनिमम 5 जो हैं 50-50 हज़ार रुपये के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये आ जाएंगे, मतलब 2.5 लाख रुपए का वो मेरा एसेट है जो मेरा कन्वर्ट हो जाएगा विद इन एन ईयर। इनमें वही एक्सपेक्टेड एसेट्स माने जाते हैं जो विद इन एन 1 ईयर आ जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे पास उनका कैश पेमेंट या वो एसेट हमारे पास डिलीवर मतलब हो जाएंगे। तो इनको हम करंट एसेट्स के अंदर गिनते हैं, बट ध्यान रखना विद इन 1 ईयर। ठीक है, ये हम वो बात कर रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं, समझते हैं कि नॉन करंट एसेट्स क्या होती है। नॉन करंट एसेट्स वो होती हैं जो हमें बेनिफिट तो देंगी बट वो 1 साल से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, मशीनरी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो ये हमारी नॉन करंट एसेट्स के अंदर आती हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं और लायबिलिटीज के बारे में समझते हैं कि लायबिलिटीज कितने प्रकार की होती हैं और लायबिलिटीज क्या होती हैं। लायबिलिटी क्या है, बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं दोस्तों। जब हम किसी दूसरे की चीज को ओन करते हैं या यूज करते हैं और उसके बदले में हम उसको पे करते हैं, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, तो उसको लायबिलिटी कहा जाता है। कितने प्रकार की लायबिलिटी होती है, तो देखो दोस्तों, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज और कंटीजेंट लायबिलिटीज, ये 3 प्रकार की होती है। इसको अब हम डिटेल में समझेंगे। अब दोस्तों पहले समझते हैं करंट लायबिलिटीज के बारे में। करंट लायबिलिटीज आर डेब्ट्स, मतलब ये वो कर्जे हैं, ठीक है, दैट एक्सपेक्ट्स टू सेटल विद इन एन ईयर। ठीक है, और ये नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल होती है। अब इसमें मतलब ये हर महीने का भी हो सकता है, साल में कभी हमें कुछ करना है, देना है, वो भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, अकाउंट पेएबल। अब फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने इससे पहले वाले एसेट के केस में बताया था कि मेरे को कुछ पेमेंट्स आनी है, ठीक है, तो अब मान लो मेरे को किसी को कोई पेमेंट देनी है 50,000 की अगले महीने, ठीक है, तो वो मैं अगले महीने दूंगा, तो वो मेरे ऊपर करंट लायबिलिटी हो गई। और शॉर्ट टर्म लोन, मैंने कोई छोटा मोटा लोन ले रखा है, 6 महीने की ईएमआई बनवा रखी है, 9 महीने की बनवा रखी है, तो वो भी मेरी करंट लायबिलिटीज के अंदर आ गई। नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं। इसमें जो मतलब इसका बहुत सरल भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आप मान लो जो 1 साल या उससे भी ज़्यादा लंबे समय तक चल सकती हैं, लाइक लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। फॉर एन एग्जांपल, मैं एक कंपनी के संग मैंने टाई अप करा और मैंने वहाँ पर उनके संग एक 3 साल का कोई बॉन्ड साइन कर दिया, ठीक है, तो मैं लायबल हो गया वहाँ पर 3 साल के लिए उनको वो सर्विस या वो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा जैसे लीज ऑब्लिगेशंस, ठीक है, कोई मैंने चीज़ लीज पे ले रखी है, ठीक है, तो वो मैं वहाँ पर लायबल हो गया लॉन्ग टर्म तक के लिए। तो ये नॉन करंट जो लायबिलिटीज होती हैं ये लंबे समय के लिए होती है, 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज के ऊपर। तो ये जो लायबिलिटीज होती हैं वो अनसर्टेन होती हैं, कॉन्टीजेंट होती हैं ऑन फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, लीगल क्लेम। अगर मान लीजिए आप किसी के संग कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, किसी को सर्विस दे रहे हो, अब आपके क्लाइंट ने आपके ऊपर कोई लीगल क्लेम कर दिया, ठीक है, और उसके एवज में आपको पैसा भरना पड़ गया 2 लाख रुपए, तो ये अनसर्टेन था ना, पता थोड़ा ना था, तो ये आपके ऊपर लायबिलिटी बन गई। सेकंड दोस्तों, वारंटीज। मान लो आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, उसके ऊपर वारंटीज देते हो या गारंटीज देते हो। अब आपने 1000 प्रोडक्ट बेचे, उसमें से हो सकता है सिर्फ 2 प्रोडक्ट के ऊपर कुछ खराबी आई तो वो वारंटी में ठीक हो गया या आपको रिप्लेस ही करना पड़ गया, या 1000 बेचे, 1000 में से 100 प्रोडक्ट खराब निकल गए, तो वो लायबिलिटी आपके ऊपर आएगी ना, उनको सही करके देना या दूसरा प्रोडक्ट देना। तो ये अनसर्टेन है, ये आपको भी नहीं पता, कंपनीज को भी नहीं पता, तो इसलिए ये
कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज के अंदर गिनी जाती हैं। दोस्तों इक्विटी क्या होता है आप समझ लेते हैं। मतलब हमारी असली संपत्ति, लाइबिलिटीज को घटा के जो हमारे पास बचता है उसको इक्विटी कहते हैं। अब टू टाइप्स, कंट्रीब्यूटेड कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग, आइए समझ लेते हैं, जरूरी है। तो दोस्तों यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं कंट्रीब्यूटेड कैपिटल किसको कहते हैं? पेड इन कैपिटल, इक्विटी कैपिटल रिप्रेजेंट्स द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड। जैसे कि स्टॉक या प्रेफर्ड स्टॉक, मतलब आप हैं, आपने 1 लाख रुपए के शेयर्स 3 कंपनियों के खरीद लिए, ठीक है, मतलब 4 कंपनियों के खरीद लिए 25,000 25,000 25,000 25,000, तो आपने ये कंट्रीब्यूटेड कैपिटल कहलाएगी क्योंकि उन 4 कंपनीज के आपने 25,000 रुपए के स्टॉक्स खरीद लिए, तो इसको क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूटेड कैपिटल, ठीक है। अब दोस्तों रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? अब रिटेन्ड अर्निंग को भी सिंपल भाषा में समझते हैं। पहले इट रिप्रेजेंट्स द पोर्शन ऑफ अ कंपनीज नेट इनकम दैट इज रिटेन्ड और री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस रेदर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स और डिविडेंड्स। अब इसका मतलब क्या है? इसमें कंपनी ग्रोथ और डेब्ट रीपेमेंट अब आता है। अब आप इसका मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है XYZ, उसने एक लोन लिया, उसने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लॉन्च करा, अब उसने उससे प्रॉफिट जनरेट करा, तो उसने लोन पे कर दिया, ठीक है, प्रोडक्ट हिट हो गया, उसको जो प्रॉफिट आया वो होगा रिटेन्ड अर्निंग, क्योंकि उसने एक बिजनेस करा, लाइबिलिटी ली, एक उससे एसेट क्रिएट करी, उसको बेचा और उसके बाद उसने खर्चा तो निकाला ही, लाइबिलिटी भी निकाली और उसमें से उसने कुछ प्रॉफिट बचा लिया, ठीक है, तो उसको रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कि आपने एक फ्लैट लिया, ठीक है, आपने वो फ्लैट 25 लाख रुपए का लिया, उसके लिए आपने 10 लाख रुपए का लोन भी लिया, अब आपने उस फ्लैट को 28 लाख रुपए का बेच दिया, तो वहां पर आपने लोन भी चुका दिया और वहां से आपने 3 लाख रुपए कमा भी लिए, तो दैट इज रिटेन्ड अर्निंग। तो उम्मीद करता हूं एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी के बीच में ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे, और आप अगर इसी तरह सीखते रहे और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन दबा दिया, तो स्टॉक मार्केट के साथ साथ जो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए जो नॉलेज चाहिए, जो कोर्सेज चाहिए, साथ के साथ और नए बिजनेस आइडियाज सीखने के लिए प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशंस आते रहें और आप मनी फंडास को ऐसे अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।